अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। फिर हम देखेंगे कंजर्वेशन थ्योरम। हमारे पास जब हम सिंगल पार्टिकल की मैकेनिक्स देखेंगे तो तीन तरह की कंजर्वेशन हम उस मोशन के अंदर स्टडी कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का कंजर्व रहता है, एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का कंजर्व रहता है, इसी तरह एनर्जी ऑफ द पार्टिकल भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। जब हम इस चीज को पढ़ रहे होते हैं एनर्जी को कि एनर्जी कंजर्वेशन है, तो हमें वहां पे एक वास्ता पड़ता है फील्ड का या फोर्स का, जिसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। तो इन सारे टॉपिक्स को शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं कि कैसे इसके अंदर हम सिंगल पार्टिकल की मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, फर्ज करें कि ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसमें हम कहते हैं एक पॉइंट पार्टिकल इस पोजीशन पे है जब उसकी पोजीशन R1 है, यानी पोजीशन वेक्टर मैंने R1 ले लिया। वो एक ट्रैक पे चलते 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 एक नई पोजीशन पे पहुंचा, उसकी नई पोजीशन बन गई R2। आपने नोट किया कि उसकी पोजीशन में चेंज आई है। ये जो चेंज इन पोजीशन है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं कि भाई आपके पास अगर हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करें तो जो शॉर्टेस्ट रूट बनेगा बिटवीन द टू पॉइंट्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब इस जो सिंगल पार्टिकल की मोशन है, इसे हम न्यूटन के लॉज के ऊपर लेके चलेंगे। तो अब हम सेकंड लॉ इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसे स्टडी करेंगे, जो बुनियाद बनेगी इस सारी मोशन को स्टडी करने के लिए, जिसमें हम फोर्स और एक्सेलरेशन का रोल देखेंगे। ओके, आपने लास्ट लेक्चर में न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो इसका मतलब हम ये देखेंगे कि पार्टिकल जो R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक गया, लेट्स से उस पे फोर्स F एक्ट करती है। ठीक होगी बात। तो ये जो आपको अब पाथ दिखाई दे रहा है, ये कर्व पाथ है, जबकि मुझे जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो एक डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, तो आप क्या करोगे कि वेलोसिटी फाइंड आउट करते हो तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अच्छा, अब अगर हम कंडीशन ले लेते हैं, लिमिटिंग कंडीशन, कि भाई आपके पास लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो ये R2 जो है फिर R1 से दूर नहीं होगा। ये इस R1 और R2 एक दूसरे के इंतहाई इंतहाई करीब होंगे। हम कहेंगे इतना करीब होंगे कि जस्ट एक पॉइंट होगा, और एक पॉइंट की डायरेक्शन हम टेंजेंट से बता सकते हैं। तो इसका मतलब जब मैं लिमिटिंग केस ले लूंगा तो आपके पास जो वेलोसिटी बनेगी, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, यानी उस रास्ते पे हम क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे, जो हमें उसकी क्या दे रहा होगा, डायरेक्शन देगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ मुझे एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, तो क्या मैं लीनियर मोमेंटम भी निकाल सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू एम वी। तो मैस को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू एम वी, मोमेंटम मालूम पड़ गया हमें। ओके, अब हम जानते हैं फोर्स हमने पढ़ा dp ओवर dt, मोमेंटम की वैल्यू mv मैम पास बाहर आ जाएगा, तो F इजिकल टू एम में। तो इसका मतलब ये फोर्स एक्ट कर रही थी, अप्लाई हो रही थी हमारी बॉडी पे। फिर हम इसको दोबारा से देख सकते हैं, वेलोसिटी आ गई dr बाई dt, तो आपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की सूरत में लिख दिया, तो ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, d स्क्वायर r ओवर dt स्क्वायर। इसे हम डी स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस पाथ ओवर dt स्क्वायर भी ले सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास इसमें जो हम जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास मैकेनिक्स में, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, जिसे हम कंजर्वेशन थ्योरम के तहत देखते हैं। तो वो कौन सी कांस्टेंट चीजें हैं जो टाइम के साथ हम देखते हैं, तो आपके पास उसमें एनर्जी है, मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम है। कोई भी मैकेनिकल सिस्टम हो तो हम मानेंगे जहां पे न्यूटन के लॉ अप्लाई होते हैं, तो वो ये चीजें हमेशा हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। यानी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा।
अच्छा, अब इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं। जब हम पहला देखते हैं कंजर्वेशन थ्योरम है लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो इसका मतलब ये है मोमेंटम ने चेंज नहीं होना। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, तो आपके पास जवाब जीरो आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम में तो चेंज आनी नहीं है, मोमेंटम में चेंज नहीं आएगी, जवाब जीरो। इसका मतलब फोर्स जीरो। इसका मतलब जब कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, तब हम मानेंगे कि भाई आपके पास मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ आई बात? तो आपके पास को आप इसको कैसे बता सकते हो कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक होगी बात? अच्छा जी। तो अब अगर हम थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन को समझें, तो हम कह रहे हैं किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। कब? जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसको अगर मैथमेटिकली कहूं कि अगर F जीरो है, तो इसका मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब जो शुरू का मोमेंटम वही बाद का मोमेंटम, तो हम बोलेंगे कि मोमेंटम आपके पास क्या है, कंजर्व है। तो ये चीज आपने समझनी है कि अगर आपके सिस्टम पे कोई आपके पार्टिकल वाला सिस्टम जो है, जिसमें सिंगल पार्टिकल है, उसमें कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे, कोई बैरूनी फोर्स हमारे पार्टिकल पे एक्ट ना करे, तब तब लीनियर मोमेंटम उसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। समझ आई बात? तो आपके पास उस पार्टिकल पे ये एक शर्त होगी ना, यानी एक एडिशनल हमने एक चीज उस पे लगाई कि भाई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए, तब तब उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अच्छा, अब इसका सेकंड हिस्सा जब हम कंजर्वेशन में देखते हैं, तो वो एंगुलर मोमेंटम है कि भाई किसी भी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये कैसे होगा? एंगुलर मोमेंटम का टूल हमने पढ़ा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो अब आपके पास हम जानते हैं टॉर्क का फार्मूला टॉ बराबर होता है किसके, आर क्रॉस एफ के। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। तो आपके पास हम जानते हैं कि भाई फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने इस वैल्यू को इस जगह पे प्लेस कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 8 में जब वैल्यू प्लेस की, तो इक्वेशन 9 आपके पास इस सूरत में आ गई, आर क्रॉस डी ओवर डी टी एम वी। अब आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट है, आर और वी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है। तो मैं क्या करता हूं, डी बाई डी टी को बाहर ले लेता हूं। तो एक ले लेते हैं कि ये यानी अलग से हल करके बता रहा हूं आपको। तो आर क्रॉस एम वी प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट हम डेरिवेटिव लेंगे डी आर ओवर डी टी, सेकेंड फैक्टर वैसे ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपके पास फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड फैक्टर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब आप डी आर ओवर डी टी तो वेलोसिटी पढ़ा आपने, तो इसका मतलब ये हो गया वी क्रॉस एम वी आ जाएगा आपके पास, और प्लस आर डी ओवर डी टी एम वी वेक्टर आ जाएगा। तो जनाब v क्रॉस v तो जनाब जीरो होता है। इसका मतलब बाकी फैक्टर क्या बच गया, आर क्रॉस डी ओवर डी टी एम वी, जो इक्वेशन नंबर 9 में था। इसका मतलब ये हुआ, इस सारे को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, डी ओवर डी टी आर क्रॉस एम वी। तो इसका मतलब इक्वेशन 9 को आप क्या लिख सकते हो, क्या आप आर क्रॉस डी ओवर डी टी एम वी की जगह क्या लिख सकते हो, डी ओवर डी टी आर क्रॉस एम वी वैक्टर। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो अब आप इस जगह पे, अब अगर इसे डी ओवर डी टी एम वी को आप क्या मोमेंटम के तौर पे देखते हो, तो आप डी ओवर डी टी बाहर ले लिया, आर क्रॉस पी आ गया। तो ये तो एंगुलर मोमेंटम है, तो इसका एन बराबर आ गया किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के, यानी टॉर्क इक्विवेलेंट है किस चीज के, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। तो अब मुझे तो क्या समझना है, मैं पढ़ क्या रहा हूं, कंजर्वेशन थ्योरम पढ़ रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है, यानी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो अगर मैं इस फैक्टर को जीरो कर देता हूं, तो इसका मतलब डीएल इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मतलब एन जीरो आ जाएगा। इसका मतलब जब किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। यानी एक पार्टिकल पे कोई बाहर से टॉर्क मत लगे,
तब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बात समझ आई? तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ पार्टिकल, हमारे पार्टिकल पे कोई बाहर से टॉर्क एक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक होगी बात? अच्छा, अब इसको मैथमेटिकली अगर देखें कि एक्सटर्नल टॉर्क यानी एन जीरो है, तो इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगी, इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी जो वैल्यू शुरू में है वही वैल्यू किस में होगी? बाद में होगी। तो जैसे आप इस जगह पे एक एग्जांपल में देख रहे हैं कि शुरू का एंगुलर मोमेंटम अगर L1 है, बाद का L2 है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी भी डिस्कस कर सकते हैं। तो m1v1 r1 इज इक्वल टू m2v2 r2। तो आपके पास अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल एक फैक्टर बढ़ेगा, दूसरा कम होगा, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा आपके पास। बात समझ आई? इसी तरीके से अब हम क्या पढ़ेंगे? कंजर्वेशन एनर्जी के लिए पढ़ेंगे कि आपके पास पार्टिकल की एनर्जी क्या रहती? कंजर्व रहती है। इसका मतलब टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की हमेशा कंजर्व रहेगी। अच्छा, इस बात को समझते हैं। लेट्स से हम पार्टिकल पे क्या करते हैं कि वर्क डन है हमारे पास, तो वो वर्क डन किससे है? एक्सटर्नल कंजर्वेटिव फोर्स से। हम उसको लेके जा रहे हैं पॉइंट वन से कहां पे? पॉइंट टू में। किसके अंदर? कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर। ये बात अभी आगे चल के इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपके पास लेट से पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जा रहे हैं, वर्क हुआ है एफ डॉट डी एस आ जाएगा, और एफ हम सब जानते हैं किसके बराबर होता है? एम डीवी बाई डी टी के बराबर होता है। तो एफ की जगह हम क्या लगा देंगे? एम डीवी बाई डी टी। डी एस आप जानते हैं एस इज इक्वल टू वी टी, तो डी एस किसके बराबर लिखा जा सकता है? वी डी टी के। ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे ले आते हैं, एफ की जगह भी रिप्लेसमेंट ले ली और डी एस की जगह भी रिप्लेसमेंट ले ली। एम चूंकि कांस्टेंट है तो एम बाहर आ गया, यहाँ से डी टी इस डी टी से कैंसिल हो जाएगा। देन आप क्या करने वाले हो? आपके पास बचेगा वी डी वी। आप इसका इंटीग्रल लोगे, एक पावर बढ़ेगी, साथ ही डिवाइड कर देंगे, लिमिट कंडीशंस लग जाएंगी, तो बाउंड्री कंडीशन, तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, m बाई टू आ जाएगा। तो आप बाउंड्री कंडीशन लगाओगे वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर, इसे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन स्केयर आ जाएगा। तो जो हमें बता रहा है कि वर्क करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। अब इस सारी जगह पे एक चीज इस्तेमाल हो रही थी, एक्सटर्नल फोर्स, मगर कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स का वर्ड इस्तेमाल हो रहा था। अब ये क्या है? तो वो जरा समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स क्यों हम कह रहे हैं। तो अगर आपकी एक फील्ड है जो फोर्स लगाती है, तो उसमें हम वर्क देखें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो किसी भी एनी फिजिकल जो पॉसिबल पाथ है, तो वो आपके पास फोर्स क्या होगी? कंजर्वेटिव होगी। क्या मतलब? कि आप पॉइंट वन से पॉइंट टू तक जाना है, आप जौन सा मर्जी रास्ता अख्तियार करो, जिस मर्जी पाथ से जाओ, जवाब सेम आए, यानी वर्क आपका हर हाल में क्या आए? सेम आए। जैसे मर्जी पहुंचो, मगर जाना कहां से है? पॉइंट वन से पॉइंट टू तक। तो रास्ता जो मर्जी हो, एनी पॉसिबल, तो आपके पास आप आज वर्क सेम आ रहा है, तो ऐसी फील्ड को क्या देंगे? कंजर्वेटिव। एक दूसरा भी होता है कि आप जो फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं अलोंग अ क्लोज पाथ, वो हमेशा क्या है? जीरो आए, तो ये ऐसी फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होगी। तो अब आप समझ रहे हैं कि कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हम जो भी वर्क करें, एक जगह से दूसरी जगह जाते तक, तो वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा, या एक पॉइंट से चलते चलते वापस उसी पॉइंट पे आ जाए, तो ऐसी सूरत में टोटल वर्क आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ऐसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे, और वो फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो कौन सी होगी? कंजर्वेटिव फोर्स होगी। अच्छा, अब टोटल वर्क डन, जैसे मैंने कहा कि आप जिस पाथ से गए थे वापस उसी पाथ पे वापस आ गए, तो जीरो हो जाएगा। तो आपके पास कब है? जब आपके पास कोई फ्रिक्शन उस पर अमल नहीं करेगी, यानी आपके पास एक आइडियल केस हम लेके चल रहे हैं। फिर हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो आपके, अच्छा जब तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल के साथ क्या करता था? रिलेट करता था। तो आपको याद है, तो हमने पढ़ा है जनाब, यहाँ पे क्या है कि आपके पास लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स है, देन वो इक्विवेलेंट है किसके? कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग द सरफेस है। तो वो जवाब जीरो आ रहा है, क्योंकि आपका वर्क क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो इसका अंदर कर्ल एफ डॉट डी एस जीरो आ रहा है।
हम जानते हैं ds तो जीरो नहीं है, पाथ तो हमने तय किया है, इसका मतलब कर्ल f जीरो है। तो कर्ल f का मतलब आप डेल ऑपरेटर क्रॉस वेक्टर फील्ड इक्वल टू जीरो। जब हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड जीरो हो तो इसका मतलब कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट भी जीरो होता है। तो ये दो अलग अलग बातों का अब एक मुश्तरका चीज बताएंगे कि वेक्टर फील्ड का जो कर्ल जीरो आई, फिर हम ये भी जानते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट भी जीरो होती है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये मेरे पास एक तरह से क्या है, ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर क्वालिटी क्वांटिटी है। इसका मतलब तो आप जब इसका ग्रेडियंट है स्केलर क्वांटिटी की, तो जब आप इसका कर लोगे तो जवाब जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी जब कभी भी किसी वेक्टर की कर्ल जीरो होती है, इसका मतलब उस वेक्टर को आप कह सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। तो इसका ना ये जो फोर्स है, अब जिसका कर्ल जीरो आ रही थी कंजर्वेटिव फोर्स की, तो हम कहेंगे ये इज इक्वल है माइनस डेल वी आर। यहाँ पे वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इसका मतलब फोर्स आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर चीज है आपके पास। ओके, अब इसका अब तक जो मैंने पढ़ा वो क्या है कि जो आप वर्क डन देखते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वो रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब कि जब मैं वर्क डन देखूंगा तो वो सिर्फ उसकी इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, उसकी फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की चेंज से पता चलेगी। इस बात को भी समझते हैं। तो आपके पास स्केलर एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर फंक्शन है। तो आप इसे कैसे हासिल कर सकते हैं? अब तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या पढ़ सकते हैं कि भाई वेक्टर फोर्स का क्या लेने से, ग्रेडियंट लेने से आपको क्या मिलेगा, स्केलर फंक्शन मिलेगा इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। माइनस साइन क्या बताता है कि आपकी फोर्स उस तरफ को जाएगी जो ग्रेडियंट के अपोजिट होगा, यानी डिक्रीजिंग पैटर्न की तरफ होगा। तो एफ डॉट डी एस अब आपने क्या किया, माइनस डीवी आर के बराबर ले लिया। तो आपने ये चीज जानते हैं कि भाई डेल जो होता है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एस होता है। अगर पार्शियल एस को इस तरफ ले जाए तो वो एफ डॉट डी एस आ जाएगा। तो ये फार्मूला बेसिकली इस तरीके से समझाया जा रहा है। तो जनाब, अब आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो अब आप समझ रहे हैं कि क्या है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन है, जो कि डिपेंड कर रही है कहाँ पे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे, और साथ में किस पे, टाइम पे डिपेंड कर रही है। अब इस चीज को एक और पहलू से देखते हैं कि अगर मैं वर्क डन देखता हूं 1 से 2 तक, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस इंटू डी एस, तो आप इस जगह पे डी एस से कैंसिल हो जाएगा, डीवी आ जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा जब नेगेटिव साइन की वजह से आप जब बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो आना था v2 माइनस v1, मगर बन क्या गया नेगेटिव की वजह से v1 माइनस v2। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है वो इक्वल है किसके, नेगेटिव डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट्स। नेगेटिव डिफरेंस का मतलब क्या है कि v2 माइनस v1 नहीं है, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं है, इनिशियल माइनस फाइनल आ रहा है यहाँ पे। इस वजह से नेगेटिव डिफरेंस का वर्ड लिखा गया है। और जीरो आपने स्टार्टिंग पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी का वो आपकी चॉइस पे होता है, जहां मर्जी ले लो। तो अब क्या हुआ, मेरे पास वर्क किसके बराबर आया था, वर्क 1 से 2 आया था T2 माइनस T1, और अब वर्क किसके बराबर आ रहा है, V1 माइनस V2। दोनों वर्क आपने बराबर कर दिए, तो यहां से आया है T1 प्लस V1 बराबर है किसके, T2 प्लस V2 के। यानी शुरू के एक एंड की जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ये बराबर है दूसरे एंड की काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो काइनेटिक और पोटेंशियल की सूरत में होगी वो हमेशा बराबर रहेगी, कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी जो टोटल एनर्जी का रूप धारेगी। तो वो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। तो एनर्जी कंजर्व रहती है, एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मगर फील्ड का क्या होना जरूरी है, कंजर्वेटिव फील्ड। क्योंकि ये पूरा जो हमने सिनॉप्सिस पढ़ा वो इसी चीज पे बेस कर रहा है कि आपके पास कर्ल ऑफ एफ जीरो आएगा, मगर वो किसके लिए आएगा, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आएगा। इसका मतलब ये हुआ कंजर्वेटिव फील्ड में एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ओके,
तो आपके पास टोटल एनर्जी आपने कंजर्व कर दी। इसके एक और तरीके से देखते हैं। डी, अब आप कहते हो एफ कंजर्व है, तो इसका मतलब आपकी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब डी ई जीरो होना चाहिए क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है। तो आपने एनर्जी को टी प्लस वी, टी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, वी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, टी को आपने हाफ एम वी स्क्वायर के तौर पे ले लिया, वी को आपने वी आर क्योंकि पोजीशन का फंक्शन है। तो अब आपने इसका डेरिवेटिव लिया, इसको अलग डेरिवेट कर लिया, इसको अलग डेरिवेट कर लिया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा और हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एम ए बन जाएगा। तो ये एम ए आपके पास एफ के तौर पे आ जाएगा। डेल्टा वी जो वेलोसिटी वाला वेक्टर है दोनों के साथ मल्टीपल हो रहा है, आप उसे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा वी आ गया। हमने अभी पढ़ा पीछे कि जो आपकी फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा वी है इसकी जगह माइनस एफ लगाया जा सकता है, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी में चेंज जीरो हुआ। मगर ये कब, जब फोर्स आपकी क्या थी, कंजर्वेटिव थी। तो आपने देखा कि हमने सिंगल पार्टिकल की एनर्जी के बारे में पढ़ा, हमने सिंगल पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखा, हमने सिंगल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम देखा। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा कब, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे। एनर्जी कंजर्व होगी जब आपकी फोर्स कंजर्वेटिव होगी। तो ये हमारा खुलासा था आज के टॉपिक का। तो बकिया इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।